हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने एसएससी सीजीएल के विद्यार्थियों के लिए डेली आपको जीके की सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। एक आधा दिन गैप हो सकता है कभी कभी, वरना हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए आपके जितने भी पीवाईक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली 2019 से लेकर अब तक उन्हें कवर कर रहे हैं। तो आज इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हम आपको देखने वाले हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चे छोड़ के आते हैं, क्योंकि वहाँ से या तो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम पढ़ते ही नहीं हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पर हम सबसे कम ध्यान देकर जाते हैं और ये हमें सबसे कम पढ़ाया भी जाता है। तो आइए इसके क्वेश्चनों की खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, ताकि एग्जाम में हमारे हेल्प मिले। और सिर्फ एसएससी के नहीं, आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सारी सीरीज आपको मिलती रहे। एग्जाम तक ये आपको कंटिन्यू मिलने वाली है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और साथियों बात करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? आपने सबने पढ़ रखा होगा। हमारे पास दो नीतियां होती हैं, एक होती है राजकोषीय नीति और एक होती है मौद्रिक नीति। ठीक है, राजकोषीय नीति जो कि सरकार के द्वारा संचालित की जाएगी, और मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई के द्वारा संचालित की जाएगी। इसी के लिए एमपीसी का गठन हुआ था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो कुछ रेट्स हैं जो आपने अक्सर पढ़ी होंगी, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, है ना। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक रेट भी इसी के साथ लिख लीजिए, बैंक रेट। ठीक, तो इन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। तो आपसे पूछा गया कौन रेगुलेट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो जब सभी संसाधन सरकार के स्वामित्व में है, तो उस तरीके की अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसा कि चाइना वगैरह। भारत में कौन सी चलती है? तो मिश्रित चलती है, ये आपको पता होगा। पूंजीवाद यानी कैपिटलिस्ट। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिएगा। किसे हम लोग नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं? ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो बताइए कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। तो निजी स्वामित्व की अगर बात की जाएगी तो ये किस पे पहुंच जाएंगे हम लोग? कैपिटलिस्ट पहुंच जाएंगे, पूंजीवाद में पहुंच जाएंगे। आंसर बी। क्वेश्चन 4, जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स आपने पढ़ रखे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट नाम है अर्थव्यवस्था के। कीन्स ये वही है जो अपने आर्थिक सिद्धांतों केनेसियन अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। यह किस देश से थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। आंसर ए। आपके सारे क्वेश्चन सीजीएल 2019 के हैं, ध्यान रखिएगा। आप चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सारे ऑथेंटिक चीजें हैं, आपके लिए ही ये चीज स्टार्ट की गई है, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे चैनल के साथ जो बच्चा जुड़ा है उसे जो भी कंटेंट मिले, कम से कम वो उसे गुमराह तो ना करे। चले मूल्यह्रास की बात करें, तो मूल्यह्रास किसकी टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है? तो ये पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता माना जाता है। मूल्यह्रास का मतलब, देखिए किसी भी चीज से अगर मूल्यह्रास निकाल देते हैं तो शुद्ध चीज निकल आती, फिर वो चाहे कुछ भी हो, जीएनपी वगैरह आप जब पढ़ेंगे रिलेशन तो आपको पता चलेगा। मूल्यह्रास निकालने के बाद आपको शुद्ध चीज मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना तीन विधियों के द्वारा की जा सकती है। आय विधि, व्यय विधि और कौन सी विधि? तो आय विधि, व्यय विधि और लाग, माफ कीजिए, उत्पाद या मूल्य वर्धित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये तीन विधियां हैं जिनके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं? मूल्य की गणना कर सकते हैं। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य गणना आय विधि, व्यय विधि या उत्पाद विधि के द्वारा की जा सकती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन, ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मर्चेंट डिस्काउंट दर का मतलब क्या होता है? तो मर्चेंट डिस्काउंट दर का मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापारी से ली गई शुल्क दर। ये होता है मर्चेंट डिस्काउंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम में आएगा तो मैक्सिमम बच्चे से छोड़कर जाएंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपने साथियों अभी तक अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों तक भी शेयर अवश्य करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है?
रेपो रेट को अपरिवर्तित रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर निरंतर बढ़ रही है तो किसी चीज को हम वैसे ही कैसे रख सकते हैं? इसका मतलब वो बढ़ती रहेगी, ये तो गलत हो गया। रेपो दर में कमी करके, रेपो दर में वृद्धि करके, रिवर्स रेपो दर में कमी करके। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाती है अगर मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही होती है, इसका मतलब एक कहीं ना कहीं महंगाई लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाएगी। जब बैंक रेपो रेट बढ़ा देगी तो बाकी बैंकों पर इसका असर पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये आपसे पूछा गया। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। कमेंट करके बताइए किस कमेटी की सिफारिश पर मानी जाती है? किस कमेटी की सिफारिश पर मानी जाती है? नंबर 10, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाती है? तो ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है वह वित्त की कमी कहलाती है, यही है नुकसान। ठीक है, तो आंसर ए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये उसी वर्ष सीपीओ 2019 के क्वेश्चन हैं। सीजीएल सीपीओ आपको मालूम है आर द सेम लेवल। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, प्रत्यक्ष, क्योंकि ये सामान्य चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे आटा, गेहूं, चावल, ये नॉर्मल जो चीजें हैं, अगर ये थोड़ी महंगी भी हो जाएंगी फिर भी आप इन्हें खरीदोगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके डेली रिक्वायरमेंट की, तो जो सामान्य चीजें हैं उनसे कोई खास फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया? तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये 2004 में स्टार्ट किया गया। याद रखिएगा कब? 2004 में। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इंटरनेशनल ट्रेड प्रिंसिपल, आईटीपी। ये किसका है? तो ये डेविड रिकार्डो का है। सारे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, डेविड रिकार्डो। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो बहुत मुश्किल होता है आपको, इसलिए एक बार जरूर देख के जाए। पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ क्या है? तो एफपीओ की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो ये होती है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऑप्शन नंबर डी इस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? तो एफएटीएफ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, हाल ही में इसके हेड चेंज हुए थे। आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके हेड कौन है, एफएटीएफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवस्फीति के संबंध में सही है? मुद्रास्फीति नहीं पूछा गया है, अवस्फीति पूछा गया है, तो आप याद रखें ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी आ जाती है उसे ही अवस्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन का उल्टा आपने पढ़े होंगे 2-3 वर्ड, जैसे डिफ्लेशन और रिसेशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ती हुई मुद्रास्फीति में कमी देखने को मिले उसे ही अवस्फीति कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए मूल संगठन है? तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये देख लीजिए कहां पे है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? तो गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है पंचभागी को। इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार लगा दीजिए सवाल पे। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर इस्पात संयंत्र खोले गए? तो ये खोले गए दूसरी पंचवर्षीय, जिसमें भारी उद्योगों को लेकर बात की गई थी, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें राउरकेला किस देश की सहायता से खुला था, तो ये जर्मनी की सहायता से खुला था। और भिलाई की बात करें तो ये रूस की सहायता से खुला था। और दुर्गापुर की बात करें तो ये ब्रिटेन के साथ खुला था। ठीक है, तो 3 देशों की सहायता से इन्हें खोला गया, ये भी आपको याद रखना होगा, आंसर बी। क्वेश्चन 10 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, 1995 में इसे स्थापित किया गया था। और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इरडा जिसे कहते हैं, इसका मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में आपको दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन 12 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन कर के रूप में जाना जाता है? तो पिगोवियन कर के रूप में हम लोग कार्बन टैक्स को जानते हैं। किसको? कार्बन टैक्स। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
कार्बन टैक्स। तो प्यारे बच्चे, ये आज के समय में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपका टाइम ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आराम से सवाल आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। आप अगर हल्की नज़र से भी देख लेंगे तो ये आपको एग्जाम में जरूर स्ट्राइक कर जाएंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हाँ, किस सब्जेक्ट का अगर चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी। चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।